बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप कैलकुलेशंस होती हैं और मतलब होता है ना, असल ज़िंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। और देखो, एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये दुनिया का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, लाइफ का एक पार्ट है क्लैट एग्ज़ाम, पूरी की पूरी लाइफ नहीं। मैं बोल रही हूँ जीके पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है। जीके पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम पढ़ना छोड़ दो। Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce. तो आज की वीडियो में हम उन सारी क्वेरीज़ को एड्रेस करेंगे जो तुमने कमेंट सेक्शन में लिखा था लास्ट वीडियो के, डीएम करा है या फिर मेल करा है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर बोल के समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इंस्टेड मैं हर किसी को टेक्स्ट करूँ पर्सनली, और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं लिखने में। तो इसलिए मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तो आज के वीडियो में वो सारी क्वेरीज़ एड्रेस करूँगी। तो जिन्होंने मुझे वो क्वेरीज़ भेजी थी वो तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखो, और जिन्होंने नहीं भी भेजी है मैं उनको भी रेकमेंड करूँगी ये देखो, क्योंकि तुम्हें भी समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो तुम सारे लोग फेस कर रहे हो, ठीक है। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, ये स्कोर पे तो मैं ही फंसा हुआ हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी क्लैरिफाई हो जाएगी, तुम्हें भी समझ में आएगा कि लोगों की क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है। और अगेन जब मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी क्या सोल्यूशंस है, क्या स्टेप्स तुम ले सकते हो, तो तुम्हें भी हेल्प मिलेगी अपने आगे की प्रेपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करने में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक कमेंट डाला था कलाई मलर ने, आई एम नॉट श्योर मैं सही से नेम प्रोनाउंस कर रही हूँ या फिर नहीं, तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं किसी का भी गलत तरीके से नेम जो है प्रोनाउंस करूँ। तो उन्होंने लिखा है 75 out of 80 in LE. I am desperate for a particular T1 college, but I have extreme exam fear and anxiety, which makes me vomit sometimes. How to keep calm? देखो, तुम्हारी इकलौती प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत एनजाइटी ले रहे हो, तो उसके लिए तुम मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। अगर किसी भगवान में मानते हो तो वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो, इससे माइंड जो है बहुत काम होगा, और जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है 75 से 80 के से लेकर के बहुत ऊपर भी पहुंच जाएगी। बस अपनी तुम्हें एक प्राइमरी चीज़ करनी है, वो ये है कि एनजाइटी को कैसे भी करके हटाओ। तुम खुद अपने लिए सोचो कि किन चीज़ों से तुम्हारी एनजाइटी कम हो सकती है। मम्मी पापा से बात करने से, कोई पर्टिकुलर शो देखने से, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, क्योंकि काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तुमने अगर इस वजह से मैसअप कर दिया ना तो ज़िंदगी भर का रिग्रेट रह जाएगा कि मुझे आता था फिर भी मैं नहीं कर पाई या कर पाया, जो इसलिए मेरे इतने कम मार्क्स आ गए। अगर मैं अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में होता है तो मैं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिग्रेट बाद में नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभी से सोल्यूशन निकालो और अभी से मॉक्स में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा यही एक लौता मुझे सोल्यूशन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो सोना ने मुझसे पूछा है हाई एम स्कोरिंग रेंज ऑफ 80 to 95, ठीक है, ऑल राइट। तो इन्होंने लिखा है कि इनके मार्क्स में फ्लक्चुएशंस बहुत है, एंड दिस इज़ ड्यू टू क्वांट्स, क्योंकि क्वांट्स में अगर इजी टॉपिक्स आते हैं तो वो अच्छे से स्कोर कर लेती है, और अगर नहीं आते हैं तो अच्छा स्कोर नहीं आ पाता। तो ये देखो, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। तो क्या करना है ना, कि प्रैक्टिसिंग क्वांट्स, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वीक एरिया क्वांट्स है, तो अलग अलग टॉपिक्स प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि NLU दिल्ली और नालसार जो है इनका ड्रीम कॉलेज, तो बिल्कुल मिल सकता है, स्कोर पे आराम से मिल सकता है। और थोड़ा सेफ साइड रहना चाहती हो तो फिर मैं रेकमेंड करूँगी 100 तक अपने आप को पुश करो। वो कैसे करोगे, बस प्रैक्टिस करो। क्वांट्स तुम्हें अगर लग रहा है कि वीक है तो बाकी सारे सेक्शन से ज़्यादा क्वांट्स में प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों से हो जाएगा। पर मैं ये नहीं कह रही क्वांट्स की प्रैक्टिस करने के चक्कर में तुम बाकी सारे सेक्शंस को नेग्लेक्ट कर दो, वो सारी चीज़ें भी हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ क्वांट्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करके चलो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगेन मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी, इस मॉक स्कोर के कैलकुलेशंस में मत फंसो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप कैलकुलेशंस होती हैं, और मतलब होता है ना, असल ज़िंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, असल एग्ज़ाम से रादर। तो ठीक है, तो यही मेरी एडवाइस है कि क्वांट्स पे ज़्यादा फोकस करो और मॉक्स के स्कोर्स पे इतना रिलाई मत करो। और देखो, तुम्हारी मतलब जो तुम्हारा NLU जो भी तुम्हें मिलेगा ना, वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट होगा कि तुमने एग्ज़ाम के डे पर कैसे परफॉर्म किया, ना कि इस चीज़ पर कि तुम कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमने कितने मॉक्स लगा लिए, तुम्हारे मॉक के स्कोर्स क्या थे। वो उन सारी चीज़ों का तुम्हारे रिजल्ट पे देखो इनडायरेक्टली तो फ़र्क पड़ेगा, पर वो एक ही टेस्ट जो तुम देने वाले हो 2 घंटे का, वो इकलौता टेस्ट ही डिटरमाइन करेगा, कोई एग्रीगेट स्कोर नहीं लगने वाला। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें मॉक्स के स्कोर्स पे फोकस नहीं करना है। पर हाँ, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा वीक एरिया क्वांट्स है तो डेफिनेटली उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो
ये था इसका आंसर। तो फिर नेक्स्ट है, दर्शन ने पूछा है दीदी एसटी के लिए कितना लाना होगा टॉप 3 के लिए। सो आई फील 80-85 तक तो होगा, ऑल्दो नॉट श्योर ऑन दिस रिगार्ड, बट आई थिंक 80-85 तक तो चाहिए होगा टॉप 3 के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सत्ता ध्रुव बरुआ ने लिखा है, मैम डू आई हैव टू रिवाइज ऑल द जीके इवेंट्स इफ आई स्कोर लेस मार्क्स इन दैट सेक्शन? सो इफ़ यू नॉट अवेयर ऑफ दैट टॉपिक, डू रिवाइज दैट टॉपिक। देखो क्या क्या तुम्हें नहीं आता है। तो मैं कहूँगी कि जीके के लिए तुम डायरेक्ट मॉक से ही प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई पर्टिकुलर टॉपिक भूल चुके हो तो तुम्हें वापस सारे नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत है। और तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता था और मेरा ये मॉक से कवर हो गया है, तो मेरे हिसाब से मॉक से ही कर सकते हो। देखो क्योंकि मॉक में ना यूजुअली कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आई थिंक एक जीके का टॉपिक एक मॉक से भी कवर हो सकता है। बट तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़ी चीज़ें और है, तो तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक को गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी रहेगी कंसिडरिंग तुम्हारे पास दिन कम है। फिर अंशु ने पूछा है, नेगेटिव्स इन मॉक स्कोर आर इक्वल टू करेक्ट स्कोर, व्हाट टू डू, इट्स 1:1 रेशियो। देखो नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स बराबर है, तो मॉक एनालिसिस पे फोकस करो। उसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमी लग रही है कि क्या गलत कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें देखो। और ये सब कैलकुलेट मत करो कि करेक्ट इनकरेक्ट का क्या रेशियो है, वो अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा अगर तुम मॉक एनालिसिस ढंग से करते हो, तैयारी ढंग से करते हो, ठीक है। और अगेन मैं कहूँगी अटैम्प्ट करने से डरो मत, क्योंकि -0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है और +1 इज़ द करेक्ट। तो अगर तुम 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक नंबर पूरा कटेगा। तो मतलब ये भी नहीं कहूँगी कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी मार्क करो अगर तुम्हें मतलब थोड़ा आइडिया है उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो तब हमें जो है ये चीज़ टेक्निक जो है यूज़ करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रिया ने एक पूछा है, मेरा कॉन्स्टेंटली मॉक स्कोर 40 to 50 में है, एलई हो या एलपीटी या सीएल, सब में क्या करूं मैं, एंड ये 5 मंथ से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। और इस पे बहुत लोगों ने डिस्कशन भी हुआ था। तो मैं कहूँगी कि 40 to 50 अगर है, अगेन मॉक के स्कोर्स पे मत इतना डिपेंड करो, और अपना है ना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए तुम मॉक एनालिसिस करो, नए नए टॉपिक्स कवर करो। क्योंकि मुझे लग रहा है अगर 40 to 50 है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो तुमने छूटी हुई है, तुम्हारी को बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जिन पे तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, लीगल पे, सीआर पे या इन सारी चीज़ों पे। तो तुम्हें थोड़ा फाउंडेशनल होकर के फोकस करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, इस देखो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि छोटे वीडियोस देखो ये करो, पर अगर तुम्हारा 40 to 50 है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 70 to 80 तक लाना है ना, तो थोड़े एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे बाकी लोगों के जिनके ऑलरेडी 70 to 80 आ रहे हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि मॉक स्कोर्स ही एक एग्जैक्ट मेजर है, बट इससे डेफिनेटली तुम्हारी परफॉर्मेंस तो रिफ्लेक्ट हो ही रही है ना। तो तुम ये देखो कि कहाँ तुम गलत जा रहे हो, कौन सा एरिया तुम बहुत क्विकली इंप्रूव कर सकते हो। जैसे इंग्लिश सीआर पे फोकस करो, वो पैसेजेस बेस्ड होते हैं, तो अगर तुम पैसेजेस कर लो तो इंग्लिश सीआर लीगल एक तरीके से साथ में कवर अप हो जाता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखो। जीके अगर पुअर है तो जीके के जो बड़े मैराथन वाले वीडियोस होते हैं उन्हें कवर करो। तो तुम देखो कि किस सेक्शन में तुम क्विकली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। मुझे लगता है ये टेक्निक अभी काम आएगी, क्योंकि तुम्हें ये देखना है कि तुम फटाफट एक दो सेक्शन पे काम करके अपने स्कोर को एकदम बूस्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैराथन वीडियोस बहुत अवेलेबल है। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उनके भी क्लासेस होंगे, मुझे पता है कि 4-4, 5-5 घंटे के होते हैं। तो 2x की स्पीड पे चलाओ और देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लाना इतना तो लाओ कि कोई डिसेंट एग्जाम में हो जाए, ठीक है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं कि ऑल्दो मॉक स्कोर जो हैं वो तुम्हारी रियल परफॉर्मेंस को डिपिक्ट नहीं करेंगे, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इसलिए सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोशिश करो कि मॉक्स में थोड़े बेटर आ जाए, और देखो कि क्या चीज़ें, क्या सेक्शन में कमी है, और उस पर्टिकुलर सेक्शन पे काम करके स्कोर बढ़ाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरू बंसल ने पूछा है, एंड जीके इज़ लाइक जितनी भी कर लो कम ही है, मॉक्स में बहुत कम अटैम्प्ट कर पाती हूँ,
सारे कंपेंडियम्स कर लिए फिर भी नेगेटिव फील होता है कि क्लैट में जीके अटेम्प्ट नहीं होगी। क्लैट की जीके बहुत ही ख़राब आती है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होती है तो जीके को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस इंप्रूव कर लो। जीके का मैं ये कहूँगी, अगर तुमने सारे कंपेंडियम्स कवर कर लिए तो रिविजन पे फोकस करो, रिविजन पे फोकस करो और बाकी सारे सेक्शंस को इतना मजबूत बना लो कि अगर जीके में तुम्हारे साथ कोई धोखा हो जाए क्लैट के अंदर तो वो बाकी सारे सेक्शंस कवर कर लेंगे। ठीक है। ड्यू टू टाइम प्रेशर, ये भी इन्होंने पूछा है, ड्यू टू टाइम प्रेशर अटेम्प्ट अराउंड 85 ड्यू टू विच स्कोर गोज डाउन। देखो 85 इज़ वेरी लेस अटेम्प्ट, ठीक है, 85 से इंक्रीज करो अटेम्प्ट थोड़ा, तो 100-110 तक तो पहुंच जाओ। प्रेशर अगेन, टाइम प्रेशर, सो यार देखो टाइम का प्रेशर सब पे है, तुम अकेले नहीं हो जो ये टाइम का जो है वो प्रेशर फील कर रहे हो, क्योंकि टाइम का प्रेशर तो कोई भी इंसान कोई भी अगर एग्ज़ाम देगा तो उसे होता ही है, तभी तो वो एग्ज़ाम है ना। तो टाइम प्रेशर को तो लाइफ में डील करना आना ही चाहिए। तो बस ये सोचो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे तो वो भी तो डील कर रहे हैं ना, तो तुम भी कर लोगे। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और शुरू हो जाओ, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और ये सोचो कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये ऐसा सब हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग इफेक्टिवली कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये सोच रखो, ऐसा अपने आप को अलग मत समझो बाकी लोगों से, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। फिर किसी ने पूछा है एलई आइडियल स्कोर एंड एलपीटी आइडियल स्कोर, दिस इज़ बाय हर्ट सिंह। देखो आइडियल स्कोर का तो आप इसमें क्या ही कह सकते हैं, बट आई फील कि 80-90 तक, 90-95 तक कोशिश करो लाने की। और अगेन स्कोर पे इतना एम्फेसिस देना ही नहीं है यार, तुम लोग किस कैलकुलेशंस में फंस रहे हो, ये सारी चीज़ें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती। मैं बता रही हूँ ना कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके बहुत ख़राब स्कोर आते, इनफैक्ट 70-75 तक आए थे लास्ट के 2-3 मॉक्स में, बट उनका 95 पहुँच गया था एग्ज़ाम का जो पेपर था उसके अंदर। तो इससे डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंशु ने पूछा है दीदी अभी जो लोग 11th में हैं 2025 का एग्ज़ाम कैसे दे। देखो जैसे बाकी ले रहे हैं ना, जो 12th में है वैसे ही तुम्हें करना होगा, बस फ़र्क इतना रहेगा कि तुम्हें काउंसलिंग में अप्लाई नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। और वो लोग जो है वो काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, सिंपल, कोई फ़र्क नहीं है। आगे किसी ने पूछा है अभय यादव ने, माई एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी का तो यही है कि मॉक एनालिसिस तुम्हारे सारे चीज़ों का जवाब दे देगा कि किस सेक्शन में मॉक एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, क्या कॉमन मिस्टेक्स है, तुम खुद आइडेंटिफाई करोगे यार कि तुम एक ही मिस्टेक 10 क्वेश्चंस में कर रहे हो, तो कैसे मेंटेन हो पाएगी एक्यूरेसी। तो बस मॉक एनालिसिस को बहुत, जितना एक्टिव तुम मॉक में नहीं हो उतना एक्टिव तुम मॉक एनालिसिस में हो। तो मैं बता दूं मॉक एनालिसिस के 10 मॉक एनालिसिस अभी भी टाइम है, तुम अगर कर लिया ना तुमने तो आराम से पेपर हो जाएगा, चिंता मत करो। किसी ने फिर मुझे डीएम किया था कि टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ है, अटेम्प्ट्स कम जा रहे हैं और अटेम्प्ट्स बढ़ाती हूँ तो एक्यूरेसी डाउन जाती है, और मैं सीएल की स्टूडेंट हूँ और इनके मार्क्स में मेरे 50s में आ जाते हैं, और इनको ये लग रहा है कि जो मार्क्स हैं वो एक्चुअल पेपर पैटर्न को डिस्प्ले करते हैं या नहीं। तो जीके के टॉपिक्स नहीं समझ आते कहाँ से डाल देते हैं, ठीक है, इरेलेवेंट जीके लगती है। क्यूटी भी कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं, कभी कभी पैसेज नहीं समझ आता और कभी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस में स्टक हो जाती हूँ। ठीक है, जीके ऐसी है जितनी मर्जी कर लूँ, अगेन नेगेटिव वाइब्स आ रही है, इसकी वजह से सेक्शनल टेस्ट में भी पैसेज ऊपर से निकल रहे हैं। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम यही है कि जीके रिलेवेंट अगर लग रही है तो क्लैट की जीके भी रिलेवेंट है। मैं अगेन बोल रही हूँ जीके पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है। जीके पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि हमारे टाइम भी जीके इतनी अजीब सी जीके आई थी कि कोई सेंस नहीं बनता ऐसे क्वेश्चंस का किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछने का, बट फिर भी उन्होंने पूछी क्योंकि क्लैट कंसोर्शियम को बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरा बस ये मानना है कि जीके पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है फॉर मार्क्स, बाकी सेक्शंस पे फोकस करो। और टाइम मैनेजमेंट का अगर है तो जितने मॉक्स दोगे टाइम मैनेजमेंट अपने आप इम्प्रूव होगा। प्रेशर में करो ही मत, प्रेशर में कराओ और हर मॉक तुम खराब कर दोगे। तो प्रेशर में काम, कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, और इसलिए सेक्शनल टेस्ट भी अगर अटेम्प्ट करोगे तो विदाउट एनी प्रेशर करो, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही है यार, कुछ ही चीज़ें करो, लाइफ में इतनी सारी हैपनिंग चीज़ें हैं, थोड़ा वो करो, अपना जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव बनाओ यार। लोगों के पास बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ें हैं तुम्हारे सिवा, तो उनसे मतलब अपने आप को ग्रेटफुल मानो इन सारी चीज़ों के लिए जो तुम्हें अवेलेबल है। तुम पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो यार, तुमने खुद चुन के आए हो तुम क्लैट के अंदर। आई डोंट थिंक तुम्हारे ऊपर किसी ने फोर्स करा है कि नहीं नहीं क्लैट करो क्लैट करो।
तो आराम से करो। और देखो एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये दुनिया का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, लाइफ का एक पार्ट है क्लैट एग्ज़ाम, पूरी की पूरी लाइफ नहीं है। अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया, और मैंने अपने वाले वीडियो में बताया कि मैं 2 बार देने के बाद मैंने एनएलयू क्यों नहीं लिया। तो उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि मुझे एनालिस्ट चाहिए था एनएलयू में, और एनालिस्ट नहीं मिला तो मुझे लगा मैं कोई भी एनएलयू नहीं लूँगी। मेरा सिंपल सा था ये रूल। तो और मैं बता दूं कि क्लैट 2022 में मेरी परफॉर्मेंस बेटर थी क्लैट 2023 में, जिसमें एक्चुअल में अच्छी होनी चाहिए थी। क्लैट 2023 मेरा मेन एग्जाम था, क्लैट 2022 तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था ना। तो भी मेरा क्लैट 2023 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था, जितना मेरे मेंटर्स ने एक्सपेक्ट किया था। लोग मेरे से AIR एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेरा बहुत ही उस हिसाब से काफ़ी अच्छा नहीं था रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना हुआ कि लाइफ ख़त्म हो गई। मैंने क्या किया, मैंने क्लैट को छोड़ा, बोर्ड की तैयारी करी, बोर्ड्स अच्छे से क्लियर किए, बोर्ड्स के बाद CVT की तैयारी करी। अब SRCC में हूँ, मुझे आज कोई भी रिग्रेट नहीं है मेरा क्लैट नहीं होता। बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि 2 साल क्यों मेहनत करी, इतना पैसा क्यों डाला किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इतना टाइम क्यों वेस्ट करा, इतना मेंटल प्रेशर क्यों लिया जब तुम्हें लेना ही नहीं था एनएलयू। बट आई हैड माई ओन रीजन्स यार। तो पर मुझे लगता है कि यार जो भी होता है ना लाइफ में एक रीज़न के लिए होता है। अगर तुम्हारा क्लैट नहीं भी होता है तो भी सोचना कि कुछ अच्छा ही अवेट कर रहा है तुम्हारे लिए लाइफ में। अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई एनएलयू में, क्योंकि मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में जितना है उतना मैं कभी भी उतनी अच्छी लॉयर नहीं बन पाती। बस क्लैट मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने कहा कि एक अच्छा ऑप्शन है, ट्राई कर लो। और क्लैट एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, एक लॉ बेस्ड एग्जाम नहीं है, लीगल रीजनिंग का बहुत छोटा सा पोर्शन है। तो मुझे लॉ का उतना आइडिया नहीं आया था उस एग्जाम से, बस क्योंकि मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे लगा कि ठीक है कुछ काम भी हो जाएगा करने के लिए, कोई एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, इसलिए मैंने कर लिया। तो देखो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो ये मत सोचना कि अगर नहीं हुआ तो हमारी तो लाइफ ही एंड हो जाएगी। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचो। और ये अपने दिमाग से जब हटा दोगे ना कि मुझे क्लियर करना ही करना है, क्लैरिटी है जो है, तो मैं बिलीव मी इतना स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। क्योंकि जितना तुम एक चीज़ के पीछे भागते हो ना, वो चीज़ उतनी ही तुमसे दूर जाती है। तो यार सामने वाले को भाव ही मत दो, कोई वैल्यू ही मत दो। सोचो कि एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हम चुपचाप एग्ज़ाम देके आ जाएंगे, एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करो। क्योंकि ये माइंडसेट तुम्हें सारे प्रेशर से दूर करेगा, और तुम्हारी ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे तुम काम कर पाओगे, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ जाओ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर तुम्हें ऐसा भी, जैसे एक चीज़ इन्होंने और पूछी है कि मॉक्स वेग हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या फिर नहीं। देखो अगर तुम्हें लग रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर मॉक अच्छा होता है, कुछ कुछ मॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स बनाए गए होते हैं। मैं अगेन बोल रही हूँ मॉक्स कोर्स से इतनी वैल्यू नहीं है, अटैच मत करो, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो इन्हें। तुम्हें लग रहा है तो कोई नहीं, दूसरे टाइप के मॉक्स दो, बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल मॉक्स है, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। और क्वांट भी कभी हो जाती है और कभी नहीं, तो क्वांट के लिए अगेन प्रैक्टिस करो। देखो हर चीज़ का आंसर इकलौता ही है कि प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीज़ें हो जाएगी विदाउट एनी प्रेशर। पढ़ाई बिना प्रेशर के करनी है, मॉक बिना प्रेशर के देना है, और एक्चुअल एग्जाम भी बिना प्रेशर के देना है। फिर तुम अनस्टॉपेबल हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली तो। और एक किसी और ने भी मुझे DM करा था कि हेलो माई मॉक स्कोर आर स्टक इन 60s, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन 20 days, प्लीज़ हेल्प। 60s है, मॉक एनालिसिस करो। मॉक एनालिसिस से समझ में आ जाएगा कौन सा सेक्शन खराब जा रहा है, कौन सा बेटर है, किस चीज़ पे काम करना है। अपने आप जब तुमने 5-6 मॉक्स के या 10 मॉक्स के मॉक एनालिसिस कर लिए, तुम्हें एग्जैक्ट समझ में आएगा कि तुम्हें काम किस चीज़ पे करना है, और उस पर काम करो। अभी जितने भी दिन हैं उसमें भी अगर तुमने कर लिया तो 60 से 80s तक तो पहुँच ही जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे कहना था। तो मैंने सारी चीज़ें एड्रेस कर ली है, सबके डाउट्स कवर कर लिए हैं, और फिर भी कुछ डाउट हो तो अगेन तो मुझे DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट डाल सकते हो, मैं सारी चीज़ें एड्रेस करूँगी। अच्छे से पढ़ाई करो यार, खुशी से करो, क्योंकि ये देखो ये टाइम भी नहीं आएगा फिर से। अच्छे से पढ़ाई कर लो, अभी कुछ ही दिन पढ़े हैं, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती तो अच्छे से हो जाता, ठीक है। फिर ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहता है ना कि पेन्स ऑफ डिसिप्लिन लेना बेटर है पेन्स ऑफ रिग्रेट से। तो डिसिप्लिन का पेन ले लो, पर रिग्रेट का पेन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है।
तो बस मुझे इतना ही कहना था और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।